डियर स्टूडेंट, आज सेट थ्योरी खत्म करने के बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशन। और रिलेशन से पहले हम पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर। क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर, इसके बारे में हमें पहले जान लेना चाहिए कि जिस प्रकार से हमने सेट की थ्योरी को अच्छे से पढ़ा, सेट थ्योरी को ही यहाँ पर यूज करके कुछ विशेष रूल बना दिए गए हैं, जिन रूल्स से हम किसी भी एक ऑर्डर्ड को डिफाइन कर देते हैं और उसी को हम कहते हैं कि ये ऑर्डर्ड पेयर है या क्रमित युग्म है। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि क्रमित युग्म क्या होता है, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं इसे इंग्लिश में, क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है, इस बात पर सबसे पहले विचार करना है। हम कहेंगे कि यदि कोई भी दो अवयव जिन्हें एक निश्चित क्रम में लिख दिया जाता है उसे हम क्रमित युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमित युग्म। तो क्रमित युग्म को हम लिखते कैसे हैं, सबसे पहले ये हमें समझना है कि अगर हम ए और बी को लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे कि ए कॉमा बी, इसे स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं तो इसे हम कहेंगे कि ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, यानी कि क्रमित युग्म है। अब जब ये क्रमित युग्म है तो इसमें क्या नंबर्स को हम आगे पीछे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। देखो शब्द से समझ में आ रहा है क्रमित, तो यहाँ पर क्रम का बहुत महत्व है। सेट थ्योरी में मैंने स्पेशली ये कहा था कि क्रम का एलिमेंट का कोई भी महत्व नहीं होता, यहाँ पर एलिमेंट के क्रम का महत्व होता है। अगर हम इसे a, b की जगह b, a लिखें तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे, जबकि सेट में यदि हम ऐसा लिखते कि a, b और यहाँ पर लिखते हम b, a तो ये दोनों ही बराबर होते। इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये दो संख्याओं का समुच्चय नहीं होता। क्या नहीं होता? ये दो संख्याओं का समुच्चय नहीं होता। जैसे हम कहेंगे कि a, b जो है वो ये बराबर नहीं होता a, b सेट के। जब ये दोनों बराबर नहीं होते तो इसी बात से हमको ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर जो एलिमेंट हैं इनके ऑर्डर का कोई ना कोई महत्व जरूर है। अब क्या महत्व है इसे हम बदल क्या नहीं सकते, ये समझेंगे हम अभी आगे। तो ये क्रमित युग्म समझ में आया होगा कि क्रमित युग्म क्या होता है। क्रमित युग्म जो होता है वो a, b के रूप में लिखा हुआ वो पेयर है जिसे एक निश्चित क्रम के अंतर्गत डिफाइन किया गया होता है। जैसे ये जो क्रमित युग्म होते हैं ये सारे के सारे इन सेट के एलिमेंट होते हैं। कौन से सेटों के? a क्रॉस b। अब ये a क्रॉस b होता क्या है इस चीज को अभी समझेंगे। तो पहले मैं ये लिखकर बता रहा हूं कि a क्रॉस b को लिखते कैसे हैं। इसे हम बोलते हैं क्रमित गुणन। ये हेडिंग लगा लीजिएगा सभी लोग, क्रमित गुणन। तो क्रमित गुणन को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड या क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्रमित युग्म था वो था ऑर्डर, यहाँ पर हम क्रमित को गुणन के साथ यूज कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट भी हम लिख सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। अब बहुत ध्यान से देखो कि a क्रॉस v जो है, जैसे हमने सेट को डिफाइन किया था, सेट में हमने कहा था कि सेट जो है यहाँ पर जो एलिमेंट लिखा होता है उसके इक्वल होता है सेट a क्रॉस b का जो बेसिक एलिमेंट है वो क्या है, a, b। फिर इसके बाद में हम ये दो पॉइंट यूज कर रहे हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, सच दैट। मैंने पहले डिफाइन कर रखा है ये। तो a, b सच दैट। अब ये a, b है कैसे कि पहला जो एलिमेंट होता है यानी कि ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है इसे हम प्रथम घटक बोलते हैं या प्रथम अवयव बोलते हैं। ठीक है, तो ये पहला जो अवयव है वो तो a में बिलोंग करेगा और जो दूसरा अवयव है वो b में बिलोंग करेगा। बात क्लियर हो पा रही है? मैं उम्मीद करूंगा कि ये आप लोगों के समझ में आ रहा होगा यदि आपने सेट थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि a क्रॉस
क्रॉस बी को हम कैसे लिखेंगे, ए कॉमा बी सच दैट पहला एलिमेंट पहले वाले सेट में और दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले सेट में। अब इसके बाद में हमें क्या पढ़ना है, देखिए ये क्रमित गुणन तो इतना हमने डिफाइन किया, लेकिन क्रमित गुणन होता क्या है, इसे करते कैसे हैं, ये अब हम समझेंगे। तो सभी लोग ध्यान से देखो, जैसे हमने कोई दो सेट लिए, अब सेट ए ले लिया 1 2 3 और सेट बी हमने ले लिया ए बी। अब बहुत ध्यान से समझना कि हमें निकालना है ए क्रॉस बी, तो क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, ये 1 2 3 क्रॉस ए कॉमा बी। अब यहां पर देखो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे करेंगे, 1 कॉमा पहला पहले के साथ, फिर कॉमा। देखो ऑर्डर्ड पेयर में दोनों एलिमेंट के बीच में भी कॉमा आना बहुत जरूरी है, और दो ऑर्डर्ड पेयर को अगर हम लिखेंगे तो इसमें भी कॉमा बीच में आना जरूरी है। अब ये कैसे पता चलेगा कि दोनों में कॉमा लगाना जरूरी है या नहीं है, तो इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए कि 1 कॉमा ए कॉमा 1 कॉमा बी, क्योंकि ये जो ऑर्डर पेयर है ये ए क्रॉस बी के लिए एलिमेंट का काम करेगा, और मैंने बताया था कि सेट में एवरी एलिमेंट के बीच में कॉमा लगाना जरूरी होता है। तो 1 कॉमा ए कॉमा 1 कॉमा बी, फिर हम लिखेंगे 2 कॉमा ए कॉमा 2 कॉमा बी, 3 कॉमा ए कॉमा 3 कॉमा बी। अब इतना हमने लिख लिया, तो ये हो गया ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी को हमने इस प्रकार से लिखा, इस पर किस प्रकार से क्वेश्चन बनाएंगे बहुत ध्यान से समझो। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो ए कॉमा 1 कॉमा ए दे देगा, 2 कॉमा ए दे देगा। अब देखिएगा इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन इस पर बेस्ड कैसे कैसे बनेंगे कि जैसे हमें 1 कॉमा ए दे दिया और 2 कॉमा ए दे दिया और 3 कॉमा बी दे दिया। अब हमसे ये कहेगा कि इसके शेष जो एलिमेंट हैं वो ज्ञात कीजिए। जैसे हमें एक क्वेश्चन दे दिया, मैं इस पर एक क्वेश्चन भी बता दे रहा हूं कि यदि हमें एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, हमसे कहे कि यदि ए क्रॉस बी में कुछ अवयव हैं, कुछ अवयव या ए क्रॉस बी के कुछ अवयव 1 कॉमा ए 2 कॉमा ए तथा 3 कॉमा बी हैं, तो शेष अवयव बताओ। शेष अवयव बताओ। तो अब देखिएगा शेष अवयव कैसे निकालेंगे, तो बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना कि ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं ये। तो अब बहुत ध्यान से देखो, मैंने बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला घटक होता है वो ए का होता है और जो दूसरा घटक होता है वो बी का होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए का जो सेट बनेगा वो सेट ए जो होगा वो पहले पहले एलिमेंट्स से बनेगा। तो 1 2 3 ये बन गया सेट ए। अब हमसे कहा जाए कि सेट बी क्या बनेगा, तो सेट बी बनेगा जो कॉमा के बाद वाले हैं, यानी कि ए कॉमा बी। अब हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू यहाँ पर 1 2 3 क्रॉस ए कॉमा बी। अब ये हम ऊपर निकाल चुके हैं, तो देखिएगा 1 2 3 ए बी, इसका जब क्रॉस निकालेंगे तो ये आ जाएगा पूरा। जब ये आ जाएगा तो हम देख पा रहे हैं कि हमें ये 3 एलिमेंट तो दिए हुए हैं। अब ये 3 एलिमेंट कौन कौन से, एक तो ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो जो बाकी के 3 बचे वो तो ये 3 बचे ना। तो जो हमसे कहा गया है कि शेष अवयव ज्ञात कीजिए, तो शेष अवयव कौन कौन से होंगे, ये और ये। तो इस प्रकार से हम इसके शेष एलिमेंट भी
निकाल सकते हैं। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कि शेष एलिमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो ऑर्डर पेयर दिए होते हैं उनका कॉमा से पहले वाला एलिमेंट लिखकर ए सेट बना लेते हैं, कॉमा के बाद वाला एलिमेंट लिख करके सेट बी बना लेते हैं, और फिर दोनों सेट्स का मल्टीप्लाई करके दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट करके जो भी एलिमेंट आते हैं उसमें से जो दिए गए हैं उन्हें हटा देंगे, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट है वही हमारे बच जाएंगे। तो एक तो ऑर्डर पेयर पर बेस्ड इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। दूसरा आता है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, यानी कि क्रमित युग्मों की समानता। तो अगला जो टॉपिक है वो हमारा है क्रमित युग्म की समानता। तो ध्यान से देखिएगा, अब देखिएगा इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ये ऑर्डर्ड पेयर पर हम यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। एक बात बहुत ध्यान से समझो कि इक्वालिटी से ही आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये दोनों इक्वल होने की बात हो रही है। तो हम कहेंगे कि दो ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी और एक्स कॉमा वाई दोनों ही इक्वल होंगे। कब होंगे? जबकि इस ऑर्डर पेयर का पहला वाला घटक इस ऑर्डर पेयर के पहले घटक के यानी फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल होगा और सेकंड कंपोनेंट सेकंड के इक्वल होगा। तो हम कहेंगे कि दोनों ऑर्डर पेयर एक दूसरे के इक्वल हैं, अन्यथा नहीं है। तो ऑर्डर पेयर के इक्वल होने वाली जो बात है इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, हमसे कहा कि यदि 3x प्लस वाई कॉमा 6 इज इक्वल टू 8 कॉमा x प्लस वाई। अब यहाँ पर देखिएगा कि दो ऑर्डर पेयर हमको दिए हुए हैं और यहाँ हमसे कह रहा है कि यदि ये बराबर है इसके तो x तथा y ज्ञात कीजिए। तो x और y इनकी वैल्यू ज्ञात हमको करनी है। जब इन दोनों को हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे कि पहला कंपोनेंट पहले के इक्वल रखेंगे, यानी कि 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और दूसरा कंपोनेंट दूसरे के इक्वल रखेंगे। तो ये आ जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक इक्वेशन बन गई और एक इक्वेशन ये बन गई। अब इन दोनों को हमने देखा कि इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, तो ये बचेगा 2x इज इक्वल टू 2। यहाँ पर हमने लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, तो यहाँ x कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब हमने x की वैल्यू को पुट कर दिया इक्वेशन 2 में। जब x की यहाँ पर वैल्यू 1 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो x और y की वैल्यू हमसे यहाँ से पूछ सकता है, तो इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं? जब उसका फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल होगा और सेकंड कंपोनेंट सेकंड के इक्वल होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा कार्डिनल नंबर पर बेस्ड। देखिएगा, अब हम यहाँ पर कहेंगे कि यदि a तथा b दोनों सेट में से कोई एक एम्प्टी सेट हो या दोनों ही एम्प्टी हो। देखो एम्प्टी सेट है तो उसमें कोई एलिमेंट तो होगा नहीं, और जब एलिमेंट नहीं होगा तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? फाई आएगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि यदि a एम्प्टी है तो भी a क्रॉस b कितना आएगा? फाई आएगा। और यदि b एम्प्टी है तो भी a क्रॉस b कितना आएगा? फाई आएगा। बात समझ पा रहे हो मेरी? और यदि हमसे ये कहा जाए कि a क्रॉस b इज इक्वल टू 5, हमसे ये कहे कि यदि a क्रॉस b इज इक्वल टू 5 है तो क्या होगा? तो ये इंप्लाइज करेगा कि a इज इक्वल टू 5 होगा या b इज इक्वल टू 5 होगा या a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 5 होगा। यानी कि ये तीन कंडीशन होंगी कि a क्रॉस b 5 कब आ सकता है? जबकि a इज इक्वल टू 5 हो या b इज इक्वल टू 5 हो या a और b दोनों ही 5 हो, तभी ये यहाँ पर a क्रॉस b 5 आ सकता है। अब देखो a क्रॉस b पर बेस्ड कुछ
प्रॉपर्टी है, इन प्रॉपर्टीज को समझने का प्रयास करना। इसी से क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे अगर हमसे ये कहा जाए, हम यहां पर कहेंगे कार्डिनल संख्या पर आधारित प्रश्न। अब देखो कार्डिनल संख्या पर आधारित जो प्रश्न आएंगे वो किस प्रकार से आएंगे, बहुत ध्यान से समझना। कि जैसे हमसे ये कहा गया कि सेट ए की जो कार्डिनल नंबर है वो p है, कितना दे दिया हमें, p, और सेट बी की कार्डिनल नंबर हमको दे दी गई q। तो हमसे यदि ये कहे कि a क्रॉस b में कार्डिनल नंबर क्या होगा, या ये कहे कि b क्रॉस a में कार्डिनल नंबर क्या होगा, तो हम ये बता पाएंगे कि a क्रॉस b में जो कार्डिनल नंबर होगा वही b क्रॉस a में होगा। क्यों होगा, क्योंकि जैसे मैंने पीछे अभी तुम्हें ये क्वेश्चन करके बताया था कि a क्रॉस b कैसे निकालते हैं। यदि a में 3 एलिमेंट है, b में 2 एलिमेंट है, तो जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया था तो क्या आया था, a और b का क्रॉस हमें दे रहा था 6 एलिमेंट। तो यहाँ पर a क्रॉस b का जो एलिमेंट देगा वो क्या देगा, कार्डिनल नंबर ऑफ a इनटू कार्डिनल नंबर ऑफ b। तो a क्रॉस b की जो कार्डिनल नंबर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, pq। तो ये याद रखिएगा कि यदि a की कार्डिनल नंबर p है और b की कार्डिनल नंबर q है, तो a क्रॉस b की जो कार्डिनल नंबर होगी वो pq होगी। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि कार्डिनल नंबर ऑफ a क्रॉस कार्डिनल नंबर ऑफ b। अब इसी बात को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिए कि यदि ये 3 सेट में आ जाए, जैसे हमको 3 सेट दिए हुए हैं, एन ए की जो कार्डिनल नंबर दी हुई है वो p है, एन बी की जो कार्डिनल नंबर है वो कितनी है, q है, और कोई c सेट है इसकी कार्डिनल नंबर r है। अब हमसे ये कहे कि a क्रॉस b क्रॉस c इसकी कार्डिनल नंबर बताइए, तो हम क्या लिखेंगे, एन ए क्रॉस एन बी क्रॉस एन सी, ये कितना आ जाएगा, पी क्यू आर। तो कार्डिनल नंबर को हमें बहुत ज्यादा कठिनाई से नहीं देखना। कार्डिनल नंबर पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के वो बहुत ही सिंपल होते हैं, बस हमको ये प्रॉपर्टी अच्छी तरह से आनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो होगा वो होगा इस पर बेस्ड कुछ प्रॉपर्टी हैं जिन्हें हम याद कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे। अब देखिएगा यहां पर हमने लिखा है कि समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल से संबंधित महत्वपूर्ण परिणाम। अब ये परिणाम है, इन्हें देखो कि यदि a, b तथा c 3 समुच्चय हैं, यदि 3 समुच्चय हैं तो 3 समुच्चय पर बेस्ड ये प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट की, ये याद होनी चाहिए। अगर ये याद होती हैं तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं, अगर याद नहीं होंगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर देखो a क्रॉस b यूनियन c, तो यहाँ पर b यूनियन c पहले निकाला गया है। आप लोगों ने बोर्ड मास का नियम पहले भी पढ़ा होगा कि जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसे हम पहले सॉल्व करते हैं। तो b यूनियन c का यहाँ क्रॉस हो रहा है a के साथ, तो हम क्या करेंगे, देखो ये एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, यानी कि वितरण नियम, a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। ऐसे यहाँ पर a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c, समझ में आ रहा है। अब यहाँ करेंगे a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c, तो ये तीनों तो a b c पर बेस्ड है। ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इस पे स्टार बना दिया है। a क्रॉस b का इंटरसेक्शन यदि हम c क्रॉस d के साथ निकालेंगे तो देखो a इंटरसेक्शन c का b इंटरसेक्शन d के साथ क्रॉस निकालना। अब देखो ये बड़ा और छोटा क्या कॉन्सेप्ट रहेगा इसका, कि पहले यदि हम c क्रॉस d निकालेंगे तो एक बड़ा सेट मिलता है, अब a क्रॉस b निकालेंगे तो भी बड़ा सेट मिलेगा, तब कहीं जाके हमें कॉमन देखना होगा। अगर हम पहले छोटे छोटे सेट में ही कॉमन देख लेंगे तो हो सकता है कि a और c का कॉमन ही कुछ ना आए, तो 5 का तो हम सीधा बता देंगे 5। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ऑब्जेक्टिव पेपर वाले क्वेश्चंस तो जरूर बनते हैं, तो ये बात बहुत ध्यान से समझिए। इन चारों प्रॉपर्टी को आप लोग लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन कराएंगे इस पर बेस्ड अभी, तो आप लोगों को समझ अच्छी तरह से आएगा, ठीक है ना। तो ये नोट कर लीजिए।
अब देखिएगा, ये जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमसे ये कह रहा है कि यदि क्रमिक युग्म x, -1 तथा 5, y समुच्चय इतने में है तो x तथा y के मान ज्ञात करो। अभी मैंने बताया था कि यदि कोई भी क्रमिक युग्म किसी भी सेट के अंदर है तो या तो वो उसके क्रॉस के कारण मिल रहा होगा, या फिर इस टाइप का सेट अगर हमें दिया हुआ है तो इसका जो रूल है उस रूल को ये अच्छी तरह से सेटिस्फाई कर रहा होगा। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे कि x, -1, यहाँ हम लिखेंगे सिंस x, -1 बिलोंग्स टू a, b such that b is equal to 2a - 3। अब इसमें ये बिलोंग कर रहा है, तो देखो ये जो सेट है इस टाइप के एलिमेंट हैं। इसमें क्या है कि जो कॉमा के बाद वाला है ना, वो कॉमा के पहले वाले के दोगुने में से 3 घटा के है, तो इस वाली प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ पर b की जगह क्या लगाएंगे, -1 इज इक्वल टू a की जगह पर, जैसे यहाँ पर कॉमा से पहले a है, यहाँ पर कॉमा से पहले x है, तो यहाँ x लगा देंगे -3। तो हमको इस पर ये इक्वेशन है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये यहाँ हमने किया -3 को इधर ट्रांसफर किया, तो ये -1 + 3 इज इक्वल टू 2x। जब यहाँ पर x निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2/2, कैंसिल होकर के x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब इसी प्रकार से जो 5, y है वो भी इसी में बिलोंग करेगा, तो 5, y जब इसमें बिलोंग करेगा तो 5, y भी इसे सेटिस्फाई करेगा। यानी कि जो कॉमा के बाद वाला है वो इक्वल होगा किसके, 2 गुणा कॉमा से पहले वाले, कॉमा से पहले यहाँ कितना है 5 - 3, पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 या 10 - 3 कितना आ जाएगा 7। तो इस प्रकार से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x और y की वैल्यू निकालने वाले जो ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन से रिलेटेड बनते हैं, तो मैंने अच्छी तरह से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट जो वीडियो में हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे वो रिलेशन से स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग इसे अच्छी तरह से पढ़ें और अपने साथियों में शेयर करें। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें रिलेशन को हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।